हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर नीरज प्रकाश। आज के इस वीडियो में मैं आपको ये एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ ब्रीफली कि किसी भी टाइप की सर्जरी में आफ्टर पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशन एक फिजियोथेरेपिस्ट का क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है। पेशेंट को अपने लाइफ में डिफरेंट काइंड ऑफ सर्जरी से उन्हें क्रॉस करना होता है। डिपेंड करता है कि उनका ऑपरेशन कहाँ पे हुआ है। अगर एक बड़े हॉस्पिटल्स में होता है तो वहां पे ऑलरेडी जो है पोस्ट ऑपरेटिव फिजियोथेरेपी का प्रोटोकॉल वहां उनको फॉलो किया जाता है। बट अगर कुछ ऐसा नर्सिंग होम है जहां पे प्राइवेटली उनको डील कर रहे हैं या कोई छोटा नर्सिंग होम है, सो मे बी पॉसिबली वहां पे किसी फिजियोथेरेपिस्ट का अपॉइंटमेंट नहीं होता है या उनकी सर्विस प्रोवाइड नहीं की जाती है। और इन दैट केस मे बी पेशेंट को एक फिजियो का पोस्ट ऑपरेटिव क्या इंपॉर्टेंट रोल होगा उससे उनको इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता है। ऐसे केसेस में आफ्टर ऑपरेशन मल्टीपल कॉम्प्लिकेशन से पेशेंट को सफर करना होता है। आइए देखते हैं कुछ कॉमन कंडीशंस जहां पे इनका हमारा एक इंपॉर्टेंट रोल होता है बेसिकली फिजियोथेरेपिस्ट का। इट मे बी द इन केस ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी, इन केस दैट इज द बोन एंड जॉइंट सर्जरी, जॉइंट रिप्लेसमेंट, ब्रेन सर्जरी, इन केस ऑफ न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस, देन कम टू द abdominal surgery, then after delivery of the child, surgery for the sports injury, any kind of heart and lung surgeries, any type of gynecological surgeries, any kind of neurological surgery like brain injury, okay, any kind of reconstructive surgery जहां पे हम लोग टेंडन ट्रांसफर या टेंडन ट्रांसफर की बात करते हैं, या सपोज टेक द एग्जांपल ऑफ एनी काइंड ऑफ बर्न जहां पे स्किन ग्राफ्टिंग होती है। बेसिकली इन सारे केसेस में हम जहां भी अगर इंसिजन लगाते हैं, उसको ऑपरेट करते हैं, तो सराउंडिंग टिश्यूज जो होते हैं वहां पे मल्टीपल कॉम्प्लिकेशंस एज ए सेकेंडरी फैक्टर में डेवलप होते हैं। सपोज अगर किसी का जॉइंट का रिप्लेसमेंट हो रहा है तो जहां भी कट मार्क लगता है वहां पे बड़ा सा इंसिजन मार्क होता है और कुछ समय के लिए पेशेंट अपने उस पार्ट को यूज नहीं कर पाता है। ओके, तो उसके मल्टीपल कॉम्प्लिकेशंस जो है जनरेट होते हैं। अगर साथ ही साथ एक फिजियो का वहां पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जाता है तो सारे कॉम्प्लिकेशंस को या तो प्रिवेंट कर सकते हैं या फिर अर्ली स्टेज में हम उसको रिकवरी कर सकते हैं। ओके, कम टू द सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस, इट मे बी द पोस्चरल डिस्टर्बेंस और डिफॉर्मिटी। सपोज किसी का हार्ट में या लंग्स में ऑपरेशन हुआ है लाइक लोबेक्टोमी और नेमोक्टोमी, या उसके हार्ट के जो वाल्व है वो चेंज किए गए हैं। ओके, इसके बाद क्या होता है, ड्यू टू पेन फैक्टर पेशेंट अपने पोस्चर को ठीक से मेंटेन नहीं कर पाता है। इट मीन्स कुछ सराउंडिंग टिश्यू जहां पे इंसिजन मार्क है या कट मार्क है, ड्यू टू दैट पेशेंट अपने पोस्चर को मेंटेन नहीं कर पाता है। जो उसका नॉर्मल पोस्चर होता है वो ट्राई करता है उसको कंपनसेट करने का। इन दैट केस कुछ ना कुछ सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन में उसका जो पोस्चर होता है वो अल्टर्ड हो जाता है। यहाँ भी एक फिजियोथेरेपिस्ट का इंपॉर्टेंट रोल होता है उसको गाइड करना कि कैसे हम पेन को कॉम्बैट कर सकते हैं और अपने पोस्चर को कैसे मेंटेन करना होता है। ओके, जहां भी कट मार्क लगता है वहां पे एटलीस्ट नॉर्मली हमारे जो मसल्स पावर होते हैं उसको उसे हम ग्रेड 5 तक मेजर करते हैं, 0 टू ग्रेड 5 तक। तो एटलीस्ट जहां पे भी अगर इंसिजन लगा है, कट होता है, वहां पे एटलीस्ट जो मसल्स का पावर होता है एटलीस्ट ग्रेड 1 वो डिक्रीज करता है। तो एक फिजियो का वहां पे एक रोल होता है। तो जहां भी प्लांट सर्जरी होती है वहां पे बिफोर ऑपरेशन ही फिजियोथेरेपिस्ट पेशेंट को गाइड करते हैं, देन हाउ यू हैव टू परफॉर्म द एक्सरसाइजेस आफ्टर द सर्जरी। ऐसे केसेस में पेशेंट का रिकवरी फास्ट होता है बिकॉज ऑलरेडी वो उसमें मास्टरी गेन कर चुका है कि हमें ऑपरेशन के बाद कैसे अपनी एक्सरसाइज को प्लान आउट करना है। ओके, नेक्स्ट अगर ज्वाइंट की बात करें तो जहां पे ऑपरेशन होता है वहां पे अगेन कैच करता है ज्वाइंट स्टिफनेस, बिकॉज ज्वाइंट में कुछ फ्लूइड होते हैं जिनका नेचर जस्ट लाइक अडेसिव होता है, जैसे आपका फेविकॉल हो गया, गम हुए। अगर हम ज्वाइंट को मूव नहीं करते हैं फॉर सर्टेन टाइम तो ये टेंडेंसी ज्वाइंट का होता है कि सारे स्ट्रक्चर वहां पे ग्लू कर जाते हैं, उनमें अडेशन फॉर्मेशन होता है। इट मे बी इंट्राआर्टिकुलर और इट मे बी एक्स्ट्राआर्टिकुलर। तो आफ्टर ऑपरेशन आप देखा होगा कि शायद पेशेंट अपने ज्वाइंट को नॉर्मली मूव नहीं कर पा रहा है। तो अगेन यहाँ पे फिजियो का इंपॉर्टेंट रोल होता है कैसे सारे स्ट्रक्चर को हम नॉर्मलाइज करें, जो कि मेडिकेशन से उसको सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। ओके, मेडिकेशन से हम ज्वाइंट पेन को क्योर कर सकते हैं, स्वेलिंग को क्योर कर सकते हैं, बट जो ज्वाइंट स्टिफनेस है उसके लिए 110% एक फिजियोथेरेपिस्ट का ही इंपॉर्टेंट रोल होता है और वही इसको नॉर्मल मूवमेंट को रिगेन कर पाते हैं। ओके, देन कम टू द स्वेलिंग।
स्वेलिंग होने का रीजन बहुत सारे होते हैं, बट इन केस ऑफ ऑपरेशन चूंकि आप पेशेंट यूज नहीं कर रहा है अपने जॉइंट के, अपने बॉडी पार्ट को, सो वहां का फ्लूइड वहां उस प्लेस से डिस्चार्ज नहीं हो पाता है। सो जब हम बॉडी में मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं, सो आफ्टर देन वो जो लिक्विड है वो आपके चैनलाइज होकर आगे मूव करते हैं आपके ब्लड वेसल्स में, देन काफी हद तक हम स्वेलिंग को कंट्रोल कर पाते हैं। ओके, नाउ टाइटनेस, कॉन्ट्रैक्चर एंड डिफॉर्मिटी। ड्यू टू सपोज ऑपरेशन, अगर पेशेंट काफी समय से बेड रिडन होता है तो अपने मसल्स को यूज नहीं करता है। ओके, सो इन दैट केस नॉर्मली हम देखते हैं कि स्पेशली लोअर लिम्ब के जो लेग के मसल्स होते हैं, जैसे हिप मसल्स आपके हो गए, आपके बैक ऑफ द नी मसल्स हो गए, दैट इज नोन एज हैमस्ट्रिंग, या जो एंकल के पास मसल्स होता है दैट इज नोन एज टेंडो एक्लिस, इनका टाइटनेस नॉर्मली हो जाता है ड्यू टू द मैल पोस्टिंग एंड ड्यू टू द लैक ऑफ मोबिलिटी और एक्सरसाइजेस। तो यहाँ भी एक थेरापिस्ट का इंपॉर्टेंट रोल होता है कि कैसे उस मसल्स के लेंथ को नॉर्मलाइज किया जाए और पेशेंट को एक अर्ली रिकवरी दिया जाए। इससे जब पेशेंट स्टैंडिंग पोस्चर में आएगा तो उसको ठीक से खड़े होने में डिफिकल्टी नहीं होती है, उसका बैलेंस कोऑर्डिनेशन नॉर्मलाइज रहता है। ओके, सो टाइटनेस का नेक्स्ट स्टेज होता है कॉन्ट्रैक्शन। सो कॉन्ट्रैक्शन में टाइटनेस जो आपका रिवर्सिबल स्टेज है उसको हम स्ट्रेचिंग करके नॉर्मलाइज कर सकते हैं, बट जो कॉन्ट्रैक्शन अगर हो गया इट मींस देयर इज द परमानेंट शॉर्टनिंग ऑफ द मसल्स। इसको बचाने का काम एक फिजियोथेरेपिस्ट का ही होता है, वो उसको गाइड करता है कि आपको डिफरेंट मसल्स को कैसे यूज करना है ताकि आपका शॉर्टनिंग मसल्स का वो परमानेंट ना हो जाए। तो जब मसल्स की परमानेंट शॉर्टनिंग होती है इट मींस जब कंट्रैक्चर होता है वहां पे मस्कुलर इम्बैलेंस कॉज करता है और ये ज्वाइंट को डिफॉर्मिटी में कन्वर्ट कर देता है, बिकॉज आपके कुछ मसल्स वर्क नहीं कर पा रहे नॉर्मली। ओके, नाउ कम टू द ऑस्टियोपोरोसिस। सो ऑस्टियोपोरोसिस में बेसिकली बोन में जो कैल्शियम एलिमेंट है उसका लॉस होता है। तो जो भी पेशेंट अगर लंबे समय तक वेट बेयरिंग एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं या कंप्लीट बेड रिडन है, ऐसे पेशेंट में कैल्शियम का लॉस अर्लियर होता है। तो इस केस में भी पेशेंट उसको जो थेरापिस्ट होते हैं वो ट्राई करते हैं पेशेंट के इस कंडीशंस को प्रिवेंट करने का, और अगर हो गया है देन हाउ टू मैनेज द कंडीशन और क्या क्या प्रिकॉशन पेशेंट को लेना चाहिए। ओके, अगर हम बात करते हैं किसी टाइप का ऑपरेशन एब्डोमेन या चेस्ट में हो रहा है, सो वहां पे जो नॉर्मल हमारा चेस्ट का एक्सपेंशन होता है अप टू 5 सेंटीमीटर वो डिक्रीज करता है, बिकॉज अगर कट मार्क है चेस्ट के पास या बैक ऑफ द चेस्ट में, सो ड्यू टू पेन फैक्टर पेशेंट अपने लंग्स का ठीक से एक्सपेंशन नहीं कर पाता है और अल्टीमेटली पेशेंट का जो वाइटल कैपेसिटी है वो डिक्रीज करता है। तो यहाँ भी फिजियो के इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और पेशेंट को डिफरेंट टाइप ऑफ थोरेसिक मोबिलिटी की एक्सरसाइज गाइड करते हैं और सर्टेन जो ब्रीथिंग एक्सरसाइज होता है वो उसको गाइड करते हैं ताकि लंग्स की जो कैपेसिटी है, जो इंड्योरेंस है, उसको मेंटेन किया जाए और कोई भी सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस चेस्ट में अल्टीमेटली डेवलप ना करे। ओके, नाउ कम टू द डीप वेन थ्रोम्बोसिस। तो आपके लोअर लिम्ब में जो लेग्स में डीप वेन्स होते हैं उसमें क्लॉट बन जाते हैं और ये काफी डेंजरस होता है। ओके, ये अगर जो थ्रोम्बस अगर ब्रेक होता है इट इज कन्वर्टेड इनटू इम्बोलस, और ये इम्बोलस कहीं भी आपके हार्ट में या लंग्स में या ब्रेन में जाके अगर लॉस कर जाता है, सो पेशेंट के लिए वहां पे डेथ का सीन भी देखने को मिलता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो जैसे किसी की सर्जरी होती है वहां पेशेंट को हम लोग एंकल फुट टो एक्सरसाइज गाइड करते हैं, इससे उनका जो सर्कुलेशन लोअर लिम्ब का वो मेंटेन रहेगा और इसके फॉर्मेशन को हम यहाँ पे प्रिवेंट कर सकते हैं। ओके, सो मल्टीपल टाइप ऑफ सर्कुलेटरी डिफेक्ट जो डेवलप होने वाले हैं वो फिजियोस को एक बचा सकता है बाय गाइडिंग सम स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस। नाउ कम टू द एट्रोफी ऑफ द मसल्स। सो नॉर्मली आपने देखा होगा जो पेशेंट लंबे समय तक बिस्तर पे पड़ा हुआ है या उसका सर्जरी हुआ है या उसको फ्रैक्चर के बाद अगर पीओपी कास्ट लगाया गया था, तो सपोज अगर इस साइड का फ्रैक्चर था तो पीओपी कास्ट निकालने के बाद आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो मसल्स का बल्क होता है, जो थिकनेस होता है वो डिक्रीज कर गया इन कंपेयर टू द अदर साइड। इट मीन जो दोनों फोर आर्म की जो थिकनेस होगा, जो बल्क होगा, वो आपको रिमार्केबल चेंजेस देखने को मिलेगा। जहां पे कास्ट रिमूव किया गया है वो थोड़ा थिन दिख रहा है। सो यहां भी अगेन मसल्स के जो बल्क को नॉर्मलाइज हम किसी मेडिकेशन से नहीं कर सकते हैं। ओके, तो फिजियोथेरेपिस्ट इसको प्लान करता है कि कैसे विद द हेल्प ऑफ एक्सरसाइजेस और एनी काइंड ऑफ इलेक्ट्रिकल मोडालिटीज, सपोज फैराडिक करंट, हम इसको कैसे बल्क को वापस रिगेन कर सकते हैं। दिस इज ओनली पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट। ओके, नाउ अगर किसी का पेशेंट का पेन है, स्पाज्म है या उसकी एफिशिएंसी कम हो गई है या एंडोरेंस कम हो गई है, तो थेरापिस्ट का काम होता है अगेन स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस गाइड करना पेशेंट को और इसके हेल्प से कैसे वो अपने पेन को ओवरकम कर सकता है और जो एफिशिएंसी कम हो रही है उसको वापस रिगेन हम कैसे कर सकते हैं,
या अगर स्टैमिना उसका एंड्योरेंस कम हो गया है तो उसको हम कैसे अगेन रिगेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सर्टेन एक्सरसाइजेस। तो एक कंप्लीट प्रोटोकॉल एक फिजियोथेरेपिस्ट यहाँ पर डेवलप करता है और उसके हेल्प से मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है, उसकी साइज को वापस जो बल्क है उसको रिगेन करता है और स्टैमिना को वापस वो रिगेन करता है ताकि पेशेंट अपने जो नॉर्मल एक्टिविटीज है वो फ्यूचर में अच्छे से परफॉर्म कर पाए। नेक्स्ट हो गया, अगर सपोज किसी के लोअर लिम्ब में, फुट में या नी जॉइंट में या हिप जॉइंट में सर्जरी हुई है तो नेचुरली इसका जो गेट पैटर्न होता है, जो वॉकिंग पैटर्न होता है वो डिफिकल्ट हो जाता है, दैट इज नोन एज एंटाल्जिक गेट पैटर्न। ओके, तो थेरापिस्ट का ये भी ड्यूटी है कि उसके जो नॉर्मल जो वॉकिंग पैटर्न है उसको वापस अचीव करना। ओके, तो अगर कंडीशंस को देखने के बाद कि ऐसा चलने का रीजन उसका क्या है, जॉइंट स्टिफ हो गया है या मसल्स का पेन है या मसल्स का वीकनेस है, ओके, उसके अकॉर्डिंग हम एक प्रोटोकॉल बनाते हैं और पेशेंट को जहां तक पॉसिबल है उसके वॉकिंग पैटर्न को नॉर्मल बनाने की कोशिश करते हैं। ओके, देन कम टू द एनी काइंड ऑफ इनस्टेबिलिटी और इनकोऑर्डिनेशन। अगर ड्यू टू सर्जरी किसी पेशेंट का जो कोऑर्डिनेशन है या बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो गया है तो अगेन एक फिजियोथेरेपिस्ट वहां पे उनको डिफरेंट एक्सरसाइज प्लान करके इंडोर एक्टिविटीज में ही उसको बैलेंस को हम लोग पहले इंप्रूव करते हैं और पहले घर के अंदर उसको चला के देखते हैं अब उसका वॉकिंग पैटर्न कैसा है, देन उसको हम बाहर ले जा करके फिर ट्राई कर सकते हैं तो अब उसका वॉकिंग पैटर्न कैसा है और उसका बैलेंस कोऑर्डिनेशन कितना इंप्रूव हो चुका है ताकि सारे ऑब्स्टेकल्स को वो क्लियर कर सके। ओके, वाइटल कैपेसिटी अगर डिक्रीज हो गया तो मैंने पहले बताया कि कैसे हम चेस्ट के लिए डिफरेंट एक्सरसाइजेस वगैरह उसको गाइड करते हैं। ओके, न कम टू द ब्रीदिंग डिफिकल्टी, अगर कुछ उसको लगता है कि चेस्ट में ऑपरेशन के बाद ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रहा है, इट इज पॉसिबल बिकॉज वहां पे उसका कफ का जो सिक्रेशन है वो लॉस कर रहा है। तो यहाँ भी एक जो बेसिकली जो थेरापिस्ट होते हैं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कैसे कफ को बाहर निकाला जाए, जो सिक्रेशन लॉस हो गया है लंग्स के डिफरेंट लोब्स में उसको कैसे बाहर निकाला जाए, वहां पे उनका एक वाइटल रोल प्ले करते हैं जो फिजियो होते हैं। ओके, तो आईसीयू भी इनका काफी अच्छा रोल एक होता है। सो ये कुछ जनरल कॉम्प्लिकेशंस मैंने डील किया, इसके अलावा मल्टीपल कॉम्प्लिकेशंस और भी होते हैं, वो केस वाइज होते हैं, लाइक ऑर्थोपेडिक है, न्यूरोलॉजिकल है, सर्जिकल है। ओके, तो यहाँ पे अगर आपको सपोज किसी डॉक्टर ने आपको अगर गाइड नहीं भी किया है सो यू शुड बी वेरी केयरफुल, ये कंडीशंस आपके साथ डेवलप होंगे ही होंगे, तो कैसे इसको आप ओवरकम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फिजियोथेरापिस्ट। तो अगर आपको गाइड नहीं भी किया गया है तो आप सर्टेनली किसी फिजियो जो एक्सपर्ट फिजियो आपके एरिया में है उनके हेल्प से आप इन कॉम्प्लिकेशंस को ओवरकम कर सकते हैं। सबसे पहला आपका एम है इस कॉम्प्लिकेशंस को डेवलप होने से रोकना और अगर हो चुका है तो इसको मैनेज करना। सो आई होप इस वीडियो का आप बेनिफिट लेंगे और फ्यूचर में जो भी लगता है आप खुद का या आपके फैमिली का, आपके फ्रेंड का, अगर हार्ड लक से किसी को एनी काइंड ऑफ ऑपरेशन से अगर क्रॉस करना हो रहा है तो आप इन सारे पॉइंट को ध्यान रखेंगे और ये किसी का हो भी चुका है तो वहां पे किसी एक्सपर्ट फिजियो का आप हेल्प लेकर के अपने लाइफस्टाइल को नॉर्मल बना सकते हैं, वापस अपने काम को आप रिगेन कर सकते हैं। ओके, सो अपने लाइफस्टाइल को आप वापस नॉर्मलसी अचीव करके एंजॉय कर सकते हैं। ओके, सो होप सो आप इस सारे पॉइंट को ध्यान में रखेंगे और इसका मैक्सिमम बेनिफिट लेने की कोशिश करेंगे। ओके, सो गुड लक टू ऑल ऑफ यू। Once again, thank you for watching my video so carefully.